तो आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में ओरस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर में है ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने बस प्रूव यही किया था, करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इटसेल्फ। इसके आसपास, इसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए, भाई किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए क्या यूज होता है? मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास। तो आप मैग्नेटिक नीडल यूज कर लो या फिर मैग्नेटिक कंपास यूज कर लो। काम इसका सिंपल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जस्ट लाइक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब करंट है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, करंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक नीडल या कंपास में कुछ होगा, नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा। तो इन दोनों का ही काम क्या है? टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये उसके डिटेक्शन का काम करेंगे। ओरस्टेड साहब ने सिंपल क्या किया, एक वायर लिया, लेट अस अज्यूम एक वायर है ए बी वायर, और इस ए बी वायर में अगर हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके आसपास अगर आप कभी मैग्नेटिक नीडल या ये कंपास लेकर के आओगे तो उसका पैटर्न देखो क्या है। जब ये कंपास इससे बहुत दूर है तो उसमें कोई खास डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे जैसे आप इसके पास लाओगे डिफ्लेक्शन हल्का हल्का बढ़ेगा। क्लियर? तो ये इन्होंने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है जब हम लोग वायर के क्लोज जाते हैं। तो इनका दिमाग इस चीज पर आया कि क्यों ना यार करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दें। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करूंगा तो फिर से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफ्लेक्शन अभी भी है, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो दूर होने पे डिफ्लेक्शन कम है, हल्का सा इधर डिफ्लेक्शन है, इधर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। फिर इनका मन किया कि यार करंट में गायब कर दूं अगर, तब क्या होगा? तो इन्होंने देखा डिफ्लेक्शन भी गायब हो गया है। इफ करंट इज जीरो तो चाहे मैग्नेटिक कंपास नीडल पास में हो या दूर हो, डिफ्लेक्शन उसमें कितना होगा? जीरो। तो इससे इन्होंने सिंपल सा एक रिजल्ट निकाला, करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना वायर के पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, जितना वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। सिंपल। तो अब इसके बाद का मैटर क्या आता है कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड पता चल ही गई है कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या चीज, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो ये क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रो पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता है, बिल्कुल सेम वही सब चीजें यहां पर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के आसपास का वो रीजन है जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट को रिपेल भी कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो कभी भी अगर हमें ये चेक करना है कि ये कोई पर्टिकुलर, जैसे ये सब्सटेंस, ये मैग्नेट है या नहीं है, इफ वी वांट टू चेक, तो उसके लिए मेन प्रॉपर्टी क्या है? रिपल्शन। अट्रैक्शन इज नॉट प्रॉपर्टी, रिपल्शन प्रॉपर्टी है। अगर ये किसी को रिपेल कर रहा है तो इट मींस ये मैग्नेट है। अट्रैक्ट तो इसको भी कोई कर सकता है ना, बोलो यार। मान लो मुझे चेक करना है कि ये मैग्नेट है या ये मैग्नेट है, अगर मुझे चेक करना है और मैं इनके पास लाया और ये अट्रैक्ट हो गया इनके पास, इसका मतलब हमें क्या पता ये मैग्नेट है या ये मैग्नेट है? बोलो यार। लेकिन अगर ये दोनों ने रिपेल कर दिया, इसने उनको रिपेल कर दिया, तब ये बात क्लियर है 100% कि ये क्या है? मैग्नेट। इसका मतलब रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जब भी मैग्नेटिज्म चेक करना होगा तो हम अट्रैक्शन के बेसिस पर नहीं बोलेंगे कि ये मैग्नेट है, हम उसको डिस्कस करेंगे रिपल्शन के बेसिस पर। क्लियर? ठीक। इसके बाद बेटा मैग्नेटिक फील्ड की आखिर फिर वैल्यू सर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद क्या होती है। तो सेम डेफिनेशन जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ा, बिल्कुल सेम वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए है, सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, निगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है, सो दैट फॉर्म्स एन ओपन लूप। इधर से शुरू होगी, इधर खत्म हो गई, दैट्स इट।
लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर क्लोज लूप, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ में जाएगी, साउथ से वापस नॉर्थ में आएगी, फिर ऐसे घूम गोल गोल घूमती रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, और टेंजेंट यहां पर वही रिप्रेजेंट करेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज सेम है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ी है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो वो सब यहां मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब हम लोग चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालने। देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलो कितने लॉज आपको सिखाए थे, कौन कौन से? सेम उसी तरीके से यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कितने लॉज हैं? तो सबसे पहला बायट-सवर्ट लॉ, दूसरा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे वहां पर था कूलम्स लॉ और दूसरा था गॉस लॉ, सेम उसी पैटर्न पर अगेन वी हैव टू डिफरेंट लॉज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायट-सवर्ट लॉ, तो सबसे पहला तो यही है कि सर बायट-सवर्ट लॉ का यूज क्या है। बायट-सवर्ट लॉ बेटा हम लोग यूज करेंगे जब एक बड़े से करंट कैरिंग वायर की वजह से, इसके छोटे से पार्ट की वजह से, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इसके आसपास हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब एक बड़े से वायर के छोटे से पार्ट की वजह से अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, देन वी विल यूज बायट-सवर्ट लॉ। तो जैसे ये एक वायर है, इसमें देखिए करंट फ्लो हो रहा है, आपको दिख ही रहा है। लेट अस कंसीडर एक छोटा सा एलिमेंट, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। एलिमेंट का डायरेक्शन जैसे छोटा सा है तो इसका लेंथ ऑब्वियस है, डीएल होगा। इस डीएल को हम लोग डायरेक्शन हमेशा किसका देते हैं? करंट का देते हैं। तो लिख देते हैं आई डीएल वेक्टर। ये जो आई डीएल वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट एलिमेंट। इसी को ही क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक करंट का है। तो करंट ऊपर की तरफ है तो एलिमेंट भी, ये भी ऊपर की तरफ हमने शो किया है। अब इसके आसपास हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इससे कुछ आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि भाई उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर। तो ऑब्वियस है अगर आप एक छोटे से पार्ट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो भी बहुत छोटी होगी। क्लियर? सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज, लेट अस सपोज डीबी। तो आप चेक करो, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा यहां ध्यान से देख लीजिए कौन सा एंगल मैंने माना है? एलिमेंट और एलिमेंट को पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग एलिमेंट टू द पॉइंट। एलिमेंट को पॉइंट से जोड़ने वाली ये लाइन और एलिमेंट, इनके बीच का एंगल है थीटा। कई बार बच्चे रट लेते हैं, आर देखकर उनको लगता है सर एलिमेंट और रेडियस के बीच का एंगल है। रेडियस जैसी तो कोई चीज ही नहीं है यहां पर। बोलो भाई, किसी पर्टिकुलर डायग्राम में आगे रेडियस आ जाएगा वो उसका मैटर है, लेकिन अभी इस लॉ में सर्किल जैसा, रेडियस जैसा, सेंटर जैसी कोई चीज दिख रही है? नहीं है। आर तो हमने बस लिख दिया कि डिस्टेंस आर है, हर आर रेडियस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रेडियस जैसी कोई चीज नहीं है। फिलहाल छोटा सा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। This magnetic field is directly proportional to sin theta also, but this magnetic field is inversely proportional to r square. On combining these four relations जो हमको मिला बायट-सवर्ट लॉ से, अगर इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, so it will become dB proportional to I dl sin theta by r square. So we got its formula, dB is equal to mu naught upon 4 pi। इलेक्ट्रो में कांस्टेंट 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट, यहां पर कांस्टेंट है mu naught upon 4 pi। सो dB की वैल्यू बेटा आ गई है mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square। ये अपना फॉर्मूला है जिसमें mu naught upon 4 pi क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है।
जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷। अगर यूनिट की बात करें तो ध्यान से देखना, dB r² अपॉन आई dl साइन थीटा बनेगा। dB मैग्नेटिक फील्ड है जिसका यूनिट अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे, टेस्ला होता है, पता ही है, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। r² मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर, और dl मतलब मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, इसीलिए मैंने एक ही लिखा है। अच्छा समझ आ रही है? टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है, सो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। तो कभी भी अगर मान लो म्यू नॉट की रिक्वायरमेंट होगी तो वैल्यू क्या यूज करेंगे, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एंड यूनिट इज सेम, दैट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कोई डाउट हो तो बताइए भाई। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी का मतलब सेम बेटा वही है जो परमिटिविटी का था। परमिएबिलिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी स्पेस में फ्लो करती है तो उनको क्या रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उस मीडियम में कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये परमिएबिलिटी। इज दिस क्लियर? सो परमिएबिलिटी म्यू नॉट हो गया, और वहां पर परमिटिविटी था, सेम चीज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डिफाइन करते हो तो नाम है परमिटिविटी, यहां पर जो डिफाइन करते हैं इसके लिए तो नाम है परमिएबिलिटी। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ का याद करो, वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था, सेम काम यहां पर भी है। ठीक, हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में लाना, लेकिन देखो वहां उस फॉर्मूले में कोई साइन थीटा जैसा टर्म नहीं था। कूलम्स लॉ में 1/4πε0 q1 q2/r², साइन थीटा जैसा बेटा कोई टर्म नहीं था, एंगल वेंगल जैसी कोई चीज नहीं थी। यहां पर एंगल है, साइन थीटा है, और जब वेक्टर में कभी भी फॉर्मूला में जब साइन थीटा आता है, जैसे पीई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू आपने निकाला पीई साइन थीटा, तो तुरंत दिमाग में क्या आया, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर भी साइन थीटा है तो मेरे दिमाग में फिर से क्या आया, क्रॉस प्रोडक्ट। साफ साफ दिख भी रहा है आई डीएल साइन थीटा, तो आप सोचो आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर, दिमाग में आएगा ये बात, बोलो। लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी, तो क्या हम लोग आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसका मतलब सर कुछ दिमाग और लगाना पड़ेगा। इस पूरे फिगर में जरा मुझे आप देख करके बताइए वेक्टर कौन कौन सी चीजें हैं। डीएल वेक्टर है, और बेटा करंट तो स्केलर है। करंट एक्चुअली टेंसर है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, करंट टेंसर है, बट हमारे सिलेबस में नहीं होता टेंसर, तो हम स्केलर बोलते हैं, तो करंट स्केलर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे अगला वेक्टर क्या है भाई, इसीलिए जब मैंने बोला था थीटा क्या है 4 बार, तो मैंने आपको बोला इट इज द एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग एलिमेंट टू द पॉइंट। मैं चाहता तो ये भी बोल सकता था इट इज एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट, लेकिन मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया। मैंने क्या बोला, लाइन जॉइनिंग एलिमेंट टू द पॉइंट, मतलब इधर से इधर ही की तरफ। बोलो यार, तो ये होता है आर वेक्टर। देखो फिजिक्स में यही सब छोटी छोटी चीजें एक बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर सकती है जिसपे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जरा सी चीज में कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये आर वेक्टर इधर की तरफ होता है कि इधर की तरफ होता है। इसीलिए जो बातें जो मुंह से निकल जाए पूरा दिमाग में एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि जो भी निकल रहा है वो पिछले 10 साल की मेहनत है। हम लोग एकदम निचोड़ के रख देते हैं। अब वो आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये आपका अपना अंडरस्टैंडिंग है। कोई बच्चा समझ लेता है सेम चीज से, कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए जो लाइन बोल दे उसके 100 मतलब निकल सकते हैं अगर सोचोगे तो। ठीक, तो यहां पर भी वही मतलब है कि बेटा डीएल वेक्टर है और आर भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। तो आप सोचो अगर इसको मुझे क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड। भाई ऊपर जब कोई वेक्टर होएगा तब तो क्रॉस करेंगे, तो वो वेक्टर मैंने आर का मल्टीप्लाई किया और आर का डिवाइड किया। जबकि जब हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लाते हैं तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट था,
वहां पर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया था, याद करो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे मैं सिंपल आर का मल्टीप्लाई और आर का डिवाइड। और बोलो सेम चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, आर का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो आर क्यूब बन जाएगा, है ना, और ऊपर वाला आर दिख ही रहा होगा सबको। सो दिस डीबी वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर? दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। एनी डाउट इन दिस? क्लियर? अब एक चीज बताइए, अगर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है तो ए क्रॉस बी जब भी करते हैं तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल होता है ना, वो टर्न करके। यहां पर देख करके मुझे बताइए डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? कैसे करते हो क्रॉस? क्रॉस का डायरेक्शन कैसे निकालते हो भाई? डीएल की तरफ रखो, मान लो डीएल की तरफ हमने रखा है इसे, और आर की तरफ घुमाओ उंगलियां। आप आर की ऐसे कैसे घूमेंगे? मतलब हाथ को घुमाओ। बोलो यार, डीएल क्रॉस आर किधर जाएगा? इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर? बेटा अगर कभी भी ए क्रॉस बी करना हो, मान लो ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, ठीक, इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है। आपसे कहा जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करिए, 11 में पढ़ा होगा आपने वेक्टर। ए क्रॉस बी ऐसे सिखाया था, ए वेक्टर की तरफ उंगलियां करिए और बी की तरफ उंगलियों को घुमाइए। थंब जिधर शो करे वही डायरेक्शन किसका है? ए क्रॉस बी का। अब आप सोचो यहां पर पहला वेक्टर कौन है? डीएल वेक्टर। किधर की तरफ है? ऐसा। दूसरा वेक्टर है आर वेक्टर जो कि ऐसा, ठीक। अब घुमाओ हाथ, पहले डीएल वेक्टर की तरफ करो, एकदम पहले ऐसा करिए, एकदम स्ट्रेट, ठीक, और डीएल की तरफ करो। तो या तो ऐसे करोगे या तो ऐसे करोगे, दो ही चांस है, ठीक, या ऐसे करोगे, मान लो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो, ऊपर की तरफ बस करो, ठीक है। अब आप आर की तरफ उंगलियों को घुमाओ। मान लो मैंने ऐसे रखा है डीएल की तरफ, क्या मेरी उंगलियां ऐसे घूमेंगी? भाई उंगली या तो ऐसे घूमेगी या तो ऐसे रखने पे ऐसे घूमेगी, दो ही तरीके। तो हमें क्या करना था? हमें इधर की तरफ घुमाना है, तो ऑब्वियस है फिर ऐसे रख के ऐसे ही घुमाओगे और कोई चांस नहीं उंगली घुमाने का। बोलो, तो थंब किधर की तरफ है? इनवर्ड्स। मतलब इस एलिमेंट की वजह से यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो उसका डायरेक्शन किधर आएगा? इनवर्ड्स। तो ये तो मैंने वेक्टर के सिंपल रूल से बता दिया, जो कि 11 में आपने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं, या स्क्रू रूल उस समय 11 में अगर आपको बताया गया हो तो। फिलहाल यहां पर इस चैप्टर में अगर हम लोग को कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे हमेशा किस रूल से? डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी भी निकालना होगा तो वी विल ऑलवेज यूज राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड पाम को इस तरीके से म्यूचुअली पहले परपेंडिकुलर एडजस्ट करिए, such that thumb indicates the direction of current. Fingers point in the direction of the point at which magnetic field is to be determined. जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ फिंगर्स को करिए। यस, ये ऐसा किधर की तरफ जा रहा है? नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसको यूज करता हूं लाइक दिस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा? इनवर्ड्स। तो इनवर्ड देखो वैसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? इनवर्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हमेशा बेटा क्रॉस से शो करते हैं, और अगर यही पॉइंट इधर कहीं होता तो आप सोचो किधर की तरफ आएगा? अगर ऐसा होता तो ऐसे लगाएंगे, इस बार किधर आएगा? आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड को डॉट से शो करते हैं और इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं।
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जरा सोचिएगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और इधर अंदर जाएगी। तो अगर ये एक वायर है लाइक दिस, ये वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा हुआ? इट इज सर्कुलर, जो उसको ऐसे इनक्लोज कर रहा है, लाइक इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस पॉइंट से बाहर निकलेगा। देखो 3D है तो निकाल तो नहीं सकते इसको बाहर, बट हम लोग ऐसे समझने के लिए बना सकते हैं कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और उधर से अंदर जाएंगी। तो लाइक दिस इट विल फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन की तरफ है। जब मैंने आप लोग को ये पढ़ाया होगा बायट-सवर्ड लॉ, तो मैंने इसके एकदम बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस आपको करवाए थे, लेकिन वो भी कुछ चीजें सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक। क्योंकि अभी मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, मैं टू द पॉइंट वो बात आपसे कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में, ठीक। उस समय मैंने आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया था, फाइनाइट लेंथ का है तो एक खतरनाक सा डेरिवेशन कराया था, अच्छा डेरिवेशन था वो, ठीक। लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपके सिलेबस में सीधे सीधे लिखा हुआ है बायट-सवर्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर सर्कुलर लूप। सिंपल, क्लियर? तो किसी सर्कुलर लूप के लिए ही मुझे अप्लाई करना है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्कुलर लूप हैविंग क्लॉकवाइज करंट एज शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ दिस लूप इज, लेट अस सपोज सम a, या r मान लो, r मान लो। अब आप सोचो, अगर इसकी वजह से मुझे इसके सेंटर पर, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा, तो हम क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वी हैव ओनली वन मेथड, दैट इज राइट नाउ। अभी मतलब केवल कितने मेथड हमारे पास? एक। अभी मैंने एक ही पढ़ाया है, बायट-सवर्ड लॉ। उसके लिए क्या होता है? एक एलिमेंट हो, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है हमको, ठीक। तो हम क्या करेंगे? वी विल अज्यूम एन एलिमेंट, वी विल कंसीडर एन एलिमेंट। डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये हो गया आपका आइडियल वेक्टर, सही है। इसकी वजह से अगर यहां पर आपसे कहा जाए बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन कौन सा होगा? किधर होगा? कैसे पता चला? ये जो फिंगर्स आपके उधर है, क्या पॉइंट उधर है? किधर निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? एट दिस पॉइंट। क्लियर? एलिमेंट यहां पर है, करंट किधर है? लाइक दिस, है ना? तो यू शुड अप्लाई लाइक दिस, यू शुड अप्लाई लाइक दिस, ठीक। भाई पॉइंट नीचे है ना, तो हैंड शुड बी लाइक दिस। सो इनवर्ड इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने सही बताया, लेकिन ये एक बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप किसी भी छोटे मोटे क्वेश्चन में फंस जाओगे। सो डीबी जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन, अब सोचिएगा जरा, सबसे पहली बात, थीटा कौन सा एंगल होता है? इट इज एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग एलिमेंट टू द पॉइंट। क्या वो रेडियस है यहां पर? ठीक, यहां रेडियस है, वहां रेडियस नहीं था। लॉ में रेडियस नहीं होता है। लॉ में कौन सी डिस्टेंस होती है? एलिमेंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बेटा ये एलिमेंट है, ये पॉइंट है, अब वो चांस की बात है कि ये डिस्टेंस क्या है हमारा? रेडियस। तो यहां रेडियस है, लेकिन हर जगह वो रेडियस नहीं होगा। क्लियर है? तो मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। फिलहाल इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? तो साइन। तो इसका मतलब अगर कभी सर्कल जैसा कोई चीज आएगा तो एंगल कितना होगा? 90। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? एलिमेंट की वजह से। लेकिन हमको मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से चाहिए? पूरे करंट कैरिंग वायर के लूप की वजह से हमको चाहिए। क्लियर? सो वी हैव इंटीग्रेटेड इट बोथ साइड। डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? बी। कॉन्स्टेंट्स को बाहर करिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, सब बाहर, साइन 91 होता है, सिर्फ अंदर क्या बचा? डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन मतलब एल, और एल का मतलब हुआ टोटल लेंथ, और ये टोटल लेंथ बोलो सरकमफेरेंस है, दैट इज 2 पाई ए। रेडियस ए के बराबर है, सो दैट इज 2 पाई ए।
तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यहां पर मिलेगी दैट विल बी, यू कैन चेक, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए. इज दिस क्लियर? म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए. अगर इसी के n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, मतलब इसी में से बार बार मैं वायर घुमा दूं, सो दैट विल बिकम, यस, सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो पूरे मैग्नेटिज्म में है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो, करंट का जो भी एक्सप्रेशन हो, करंट में बस n का मल्टीप्लाई कर. सो म्यू नॉट n आई बाई 2a. कोई डाउट हो तो बताइए. क्लियर है? ठीक, ये तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन था. दूसरा एप्लीकेशन देखिए, थोड़ा बेटर है, अच्छा है. उसमें एक ऐसा रिंग है, ये वही करंट कैरिंग लूप है. इस बार इस लूप के, यस, लूप के सेंटर से, लूप का रेडियस मान लेते हैं a, और इससे r डिस्टेंस पर यहां कहीं कोई पॉइंट है. उस पॉइंट पर, ये O पॉइंट है सेंटर, इस किसी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो दिस डेरिवेशन इज एग्जैक्टली सेम लाइक दैट फॉर रिंग. इलेक्ट्रो में रिंग के लिए, चार्ज रिंग के लिए हम लोगों ने किया था डेरिवेशन, सेम वही डेरिवेशन, सेम. क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो एक एलिमेंट बोलो यहां मानते हैं, लाइक दिस, I dl वेक्टर. सही है? इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बताइए जरा. पॉइंट कहां है भाई? देखो, अगर आपका हाथ ऐसे है, मतलब पॉइंट वहां है, एलिमेंट बेटा यहां है, इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट यहां पर है क्या? तो मैं ऐसे तो बिल्कुल दिखा नहीं सकता, मुझे हाथ तो टेढ़ा नीचे करना ही पड़ेगा. सही है? दूसरी बात, करंट का डायरेक्शन किधर है? भाई देखो, अगर ये सर्कल होता, मतलब, तो मैं ऐसा दिखाता ना. ऐसा क्यों दिखाता? इसके पहले वाले में जब सर्कल था, मैंने सर्कल दिखाया, इसमें क्लॉकवाइज था, बात खत्म हो गई. अभी क्या है, ये जो सर्कल ऐसे था ना, वही सर्कल ये रखा है, ऐसा है, ऐसा. कुछ सोच पा रहे हो भाई? ऐसा रखा है, ऐसा. एलिमेंट यहां है ऊपर, ये सेंटर है, ये पॉइंट है, तो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट नीचे है, ऐसे टेढ़े पर. अब आपको मुझे यही बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. कितने लोग इस बात को सोच पा रहे हो भाई? जल्दी से लगाओ उसको. देखो, ये हम लोगों ने उस समय बनाया था, ठीक, ये ऐसा रिंग है, ऐसा रिंग है, ठीक, पहले ऐसे था. तो यहां पर अगर क्लॉकवाइज में डायरेक्शन मान लूं, तो ये एलिमेंट था, ये सेंटर था, सेंटर पे निकालना था, तो मैंने ऐसे लगाया था, लाइक दिस. अभी क्या है कि ये एलिमेंट है, मतलब ऐसा, ये ऊपर एलिमेंट है, ये रिंग है, ये रिंग का सेंटर होगा, यहां पे पॉइंट है. क्लियर? अब आप सोचो, अगर ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो इस एलिमेंट पर जो करंट है, क्या वो आपकी तरफ ऐसे बाहर निकल के आ रहा है करंट? अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो करंट तो आपकी तरफ, तो थंब आपकी तरफ होना चाहिए. थंब अपनी तरफ करो, थंब अपनी तरफ करो, ठीक है, सबका ठीक है. थंब आपकी तरफ होना चाहिए बस. थंब आपकी तरफ ऐसे हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी 360 डिग्री में हाथ घुमा सकता हूं, लेकिन थंब आप ही की तरफ है. करेक्ट? अब आप मुझे ये बताओ, पॉइंट कहां पर है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? क्या वो पॉइंट इसके रेफरेंस में यहां पर है? सही है ना? तो फिर इट शुड बी लाइक दिस. बोलो यार. और अगर ये ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लाइक दिस. क्या ये पॉइंट समझ में आया कुछ? बोलो भाई. सो अगर
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया जाए तो इट इज लाइक दिस। इस एलिमेंट की वजह से, क्या ये सोच पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर से बताऊं भाई। क्लियर है? ठीक। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अब फिर से कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो। लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज थीटा। तो आप सोचिएगा जरा, अगर ये थीटा है बेटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। अब ये डीबी है, ये थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? डीबी कॉस थीटा। और इधर की तरफ कितना होगा? इट विल बी डीबी साइन थीटा। अब सोचो, अगर मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन एक्स डायरेक्शन, देन वी विल इंटीग्रेट dv sin theta, and if we want to calculate net magnetic field in y direction, then we will integrate dv cos theta। क्लियर है? दो दो बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इसी के जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट माना। याद होगा आपको? ठीक, एक ऊपर माना एलिमेंट और एक नीचे माना एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट ऐसे नीचे है यहां कहीं पर, तो अब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोचो जरा कितना होगा और किधर होगा? सेम टाइप का देखो ये एलिमेंट होगा, आइडियल वेक्टर। ठीक, इसकी वजह से जरा चेक करिएगा, सेम ऐसा ये भी होगा। इसकी वजह से अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या वो ऐसी होगी? कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? आए समझ में? अगर बेटा अभी तक एक एलिमेंट कहां था? ऊपर। अभी कहां है? नीचे। अगर इसमें करंट ऐसा था आपकी तरफ, तो इसमें कैसा होगा? अंदर की तरफ। सही है। अब सोचिएगा जरा, इसके रेफरेंस में जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट कहां पर है? भाई ये सेंटर है, बोलो यार, यहां पर होगा कि नहीं होगा? यहां पर, लाइक दिस। ठीक, तो आप ऐसे लगाओगे? नहीं, ऐसे। भाई करंट तो अंदर है ना, तो मैं ऐसे लगाऊंगा तो किधर की तरफ आएगा? क्लियर? तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने ऐसे अप्लाई किया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? बाई सिमिट्री, अगर वो थीटा है तो ये भी थीटा है भाई, और ये वाला थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा ही होगा। अब ये डीबी है तो इधर की तरफ अगेन कंपोनेंट अपने पास आया डीबी कॉस थीटा, और इधर की तरफ से फिर से कंपोनेंट आया डीबी साइन थीटा। अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ? बेनिफिट ये है कि अपने को ये पता चल गया कि वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हो गए कैंसिल। लेकिन एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट कैंसिल नहीं हुए। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स वाला तो इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते। दो एलिमेंट सिर्फ इस वजह से माना था ताकि पता चल जाए कि वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। दो एलिमेंट मानने से वाई वाला तो कैंसिल हुआ, बट एक्स वाला कैंसिल नहीं हुआ, इवन बढ़ गया, डबल हो गया। क्लियर? 3 मानेंगे तो ट्रिपल होगा, 4 मानेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला इंटीग्रेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। सो फिलहाल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, अगेन साइन थीटा होता है फॉर्मूले में, साइन थीटा। ये साइन थीटा अलग चीज है, और इस डीबी वाले फॉर्मूले में जो साइन थीटा आता है वो अलग चीज है। ठीक, वो साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग एलिमेंट टू द पॉइंट। अब जरा इमेजिन करिएगा, ये एलिमेंट था इस सीन में, ठीक, और पॉइंट ये सेंटर है, ये पॉइंट है। अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूं तो वो लाइन ऐसी होगी, ऐसी। एंगल कितना है? 90। समझ में आ रहा है? कितना एंगल है दोनों के बीच का? अगर आप सोचो, एक लाइन ऐसे बनी हुई है नीचे की तरफ, तो ये पेन और ये लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90। सो दैट साइन 90।
सिंपल सा लॉ है भाई, सिर्फ समझने की चीज है। नीचे क्या होता है आर स्क्वायर, उसमें आर क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट। तो एलिमेंट भैया ये है, पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ये साइन देखो, ये वाला जो साइन थीटा है वो डीबी का था, अभी एक साइन थीटा और है, और वो साइन थीटा यहां से देखोगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बोलो ए, और हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, एनी डाउट इन दिस? कॉन्स्टेंट्स को बाहर करिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा क्या? 3/2 हो जाएगा, रिंग वाले में भी हुआ था। डीएल का इंटीग्रेशन अगेन दैट विल बी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है उसका, सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई ए के बराबर। तो वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज म्यू नॉट बाई 2, भाई चेक करो, 2 पाई और 4 पाई कैंसिल होगा, 2 आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा ही कुछ आंसर वहां भी आया था, 1/4πε0 क्यू एक्स या क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा ही वहां भी आया। इज दिस क्लियर? ध्यान रखिएगा, जो ऊपर फार्मूला में ए होता है वो ए क्या है, रेडियस, क्लियर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा, ठीक। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये 0 ही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी वही होगी, दैट इज बी नेट। तो इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन और भी लिखना चाहिए, बी नेट इज अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बट बी वाई 0, तो उसको 0 यहां रखो, तो ये बनेगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर, यानी कि दिस इज बी एक्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने वहां निकाली है, बस वही मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्लियर। और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ था, राइट साइड में, है ना। इसका मतलब अगर ये लूप है ऐसा, ये लूप, इस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा हो लाइक दिस, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, देखो मेरी तरफ से क्लॉकवाइज अगर करंट है तो तुम्हारी तरफ से कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो मान लो ऐसा लूप है और ये एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस करंट है, तो फिलहाल अभी तो हम लोगों ने क्लॉकवाइज के लिए डिराइव किया है, तो क्लॉकवाइज मान लेते हैं। इधर से देखने पर अगर ये क्लॉकवाइज है, ये सेंटर और ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड्स। और अगर सेम चीज को ऐसे कर दे तो कैसा होगा, राइट, ऐसे था, घुमा दो पूरा डायग्राम, बोलो यार, नहीं समझ में आई बात, किधर की तरफ आएगा, क्लियर, नहीं समझ में आई बात, आ गई। अगर क्लॉकवाइज बेटे करंट है लाइक दिस, देखो यहां भी तो क्लॉकवाइज ही माना था ना मैंने, हमने इसको ऐसे माना था ना, मेरी तरफ से कैसा था, क्लॉकवाइज ही तो माना था हमने ऐसा, ठीक। जब ऐसा सिस्टम था मेरी तरफ से देखने पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर आई है, डीबी साइन थीटा। रूल नहीं यूज कर रहा हूं मैं अभी, मैं कोई राइट हैंड रूल नहीं यूज कर रहा हूं, यूज करना था कर लिया। पहली बात, आपने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक ही तरीका सिखाया, बायट-सेवर्ट लॉ, जो कि एलिमेंट के लिए ही लगता है, रिंग के लिए नहीं लगता है वो, बोलो यार, रिंग के लिए कोई लॉ होता भी नहीं है। हमने तो सिर्फ किसके लिए पढ़ा है, एलिमेंट के लिए, वो हम पढ़ चुके ना, वो पढ़ चुके, लगा चुके। अब तो मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया ना, इंटीग्रल डीबी साइन थीटा, तो वो इसी डायरेक्शन में तो है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा मेरी तरफ से देखने पे अगर ऐसा करंट है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, क्लियर। तो सेम डायग्राम को ऐसे कर देंगे तो आपकी तरफ होगी, बोलो यार। तो मतलब इस तरह का लॉजिक है, किसी भी करंट कैरिंग लूप
की वजह से मैं उसके सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं और मैं उसकी एक्सिस पर भी, एक्सियल पोजीशन पर भी मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, बोलो। इसी में अगर मैं आर की जगह 0 रख दूं तो यही पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? सेंटर पे। तो अगर आपसे कहा जाए कि पीछे वाले डेरिवेशन को करो जरा इसके बेसिस पर, तो आप कहोगे ठीक है सर, केस नंबर 1 पुटिंग r इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं r 0 करूंगा, बोलो ये टर्म गया a स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब a क्यूब। एक a से एक a भी कैंसिल, तो a स्क्वायर, बोलो तो क्या बनेगा? μ0/2 i अपॉन, कुछ गड़बड़ हो रहा है? क्या गड़बड़ हो रहा है जरा चेक करके बताइए मुझे। कौन सा ए छूट गया? देखो dl का इंटीग्रेशन कितना होता है? l। l मतलब सरकमफरेंस, यानी 2πa। 2πa तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला a कहां गया? ये मिसप्रिंट हो गया। ये वाला a यहां पर रहेगा भाई, है ना? तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब रखो। अब जैसे ही r की जगह मैं 0 रखूंगा तो बनेगा μ0/2 i a स्क्वायर बाई a क्यूब। a स्क्वायर कटेगा, केवल a बचेगा, और वही हम लोगों ने पीछे अभी डिराइव किया था, μ0/2 i बाई a। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक। लेकिन अगर यही पॉइंट बहुत दूर हो जाए तो ये r बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन दैट केस यू विल सब्सटीट्यूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा μ0/2 i a स्क्वायर बाई r क्यूब। क्लियर है? यही पॉइंट इंफिनिटी पे पहुंच जाए, मैग्नेटिक फील्ड 0, r की जगह इंफिनिटी रख देंगे, नीचे r क्यूब था, वो क्या हो जाएगा? 0। तो खत्म। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो इतनी चीजों में तो पहले पूछ लो आपसे। ठीक। कई बार हमसे कहते हैं रेशियो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, दोनों का रेशियो बताइए। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बोलो ये है μ0/2 i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे कितना होगा? μ0/2 i बाई a। तो μ0/2 और i ये सब तो हो गया कैंसिल, ये a जाएगा ऊपर, तो दिस रेशियो विल बिकम a क्यूब अपॉन क्लियर है? ठीक। इसमें भी अगर कह रहे हैं कि पॉइंट बहुत दूर है तो भाई r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, मतलब r क्यूब हो जाएगा, वही बन जाएगा a बाई आर का होल क्यूब। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो ये भी आपसे किसी डेरिवेशन में पूछ सकते हैं, जब उनका मन होगा दोनों चीज पूछने का, ये भी पूछने का और ये भी पूछने का, दोनों, तो वो ये पूछेंगे आपसे, लेकिन वो कैंसिल ही हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया है n टर्म्स है तो दोनों के लिए n टर्म्स है, ऊपर भी n नीचे भी n, कैंसिल हो जाएगा, तो वो कोई फर्क नहीं डालेगा इस पर। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई अब के लिए, क्योंकि बाकी सब हट गया। कोई डाउट हो भाई तो बताइए, बताओ भाई। एक्चुअली दिस इज अ मैग्नेटिक पेन, दिस इज अ मैग्नेटिक पेन। मैंने एक बार पढ़ाते समय आप लोग को ये शायद ये और भी दिखाया था कि ये इसमें भी चिपक जाता है। ये देखो, इसको भी हल्का सा देखो अट्रैक्ट कर लेता है, देखना ध्यान से देखना, इसको भी हल्का सा अट्रैक्ट कर लेता है। ये देखो, देखो खींच रहा है। तो इससे भी क्या पता चलता, दिस इज ऑल्सो ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाएंगे तो दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस विल फील सम अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्लियर? लेकिन ये मैग्नेट तो है नहीं, बोलो यार, ये मैग्नेट तो है नहीं, दिस इज मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो जब ये इसके पास आता है करंट कैरिंग वायर के पास, तो देखो इसको थोड़ा सा ये अट्रैक्ट करने की कोशिश देखो करता है, देखो ठीक है, इस वजह से चिपक जाता है। क्लियर है? कोई भी जो
इस तरह की चीजें होती है, जैसे ये माइक है, देखो इसके अंदर भी मैग्नेट होता है, इसमें भी मैग्नेट होता है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे लाते हैं तो ये भी चिपक जाता है। किसी भी माइक्रोफोन में मैग्नेट लगा होता है, कभी मौका मिले तोड़ के देखना, मेरा नहीं लेकिन किसी दूसरे का, है ना। अभी डाउट क्लियर है भाई? ठीक है। सो ये सबसे पहला इसका एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, मैंने आप लोग को एक लॉन्ग वायर के लिए पढ़ाया था, डिराइव कराया था, लेकिन अभी मैं डेरिवेशन पे ना जाके आपको मैं सीधे सीधे कम से कम फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि फॉर्मूला जान लो क्या था। ठीक, अगर एक इस तरीके का फाइनाइट लेंथ का कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें बेटा आई करंट फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास अगर हम लोग यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट, इसी ए पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेट अस सपोज वो आर या ए जो भी हमने उस समय लिखा होगा, ये वाला एक एंगल मैंने φ1 माना होगा और ये वाला एक एंगल φ2 माना होगा। ठीक, तो इस वायर की वजह से आप ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भाई? हाँ, म्यू नॉट बाई 4 बाई आई। फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट बाई 4 पाई आर। तो आई बाई आर स्क्वायर है कि आर है? चेक करिए, आर है ना? यस, so that will become mu naught upon 4 by I by R sin phi1 plus sin phi2। तो अगर कभी भी फाइनाइट लेंथ के वायर, मतलब आपको दे दें ये 1 मीटर 2 मीटर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर, ये सिर्फ लिख भी दे फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो उसकी वजह से आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। रूल तो वही है कि अगर इसकी वजह से यहां निकालना है तो किधर आएगा? इनवर्ड्स। ठीक, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बट उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले काफी ज्यादा आते थे, आने के चांसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि अब है नहीं तो भाई नहीं आएगा। लेकिन इस वैरायटी का क्वेश्चन आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि अगर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लें और आपसे कहें कि इसके सेंटर पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सोचो अगर करंट फ्लो हो रहा होगा इस स्क्वायर में, तो इसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो चेक करो कैसी होगी? आउटवर्ड्स। तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड। किसी एक की वजह से निकालेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी वजह से अब सोचो केवल इतने की वजह से अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई बाई आर। जरा सोचो आर क्या है यहां पर? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप जरा चेक करिएगा क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है? अगर मुझे ये साइड दिया गया आर के बराबर, ए के बराबर, अगर ए है तो ये क्या होगा? इट विल बी ए बाई 2। अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना होगा? 1 मीटर। सही है, तो वो मैं यहां रखूंगा, और फिर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो जरा φ1 φ2 देखो कौन सा है? पॉइंट को पहले तो एक्सट्रीम उससे मिलाओ, तो इसको मिलाना पड़ेगा ना, इससे भी और इससे भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये दोनों स्क्वायर में कितने होते हैं? 45 45। तो साइन 45 प्लस साइन 45। इज दिस क्लियर? कर लेंगे इसको। ठीक, तो आज मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना एक मेथड से पूरा सिखा दिया है। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे, और वो उसमें बहुत थोड़ा सा ही है, सोलेनॉइड में केवल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, उसमें भी शायद डेरिवेशन नहीं है, अब केवल फार्मूला ही फार्मूला बचा है। ठीक है।